हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। तो नीट 2024 हो चुका है और अब हम लोग तैयार हैं हमारे अगले सेशन के लिए, यानी कि नीट 2025 के लिए। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है कि जिस एग्जाम को आप टारगेट करना चाह रहे हो, जिस दुश्मन को आप हराना चाह रहे हो, पहले उस दुश्मन को अच्छे से जान लो। तो हम क्या करेंगे आज के इस सेशन के अंदर, हम नीट 2025 की एक फॉर्मल शुरुआत करने वाले हैं और इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती जो कि हम आज करने वाले हैं कि हम नीट 2024 का जो पेपर है उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा रहता है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस का डिवीजन कैसे होता है एंड और भी बहुत सारी चीजें, राइट। तो ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक बच्चे के लिए जो कि अगले साल नीट की तैयारी करना चाहता है और मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट हासिल करना चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में, और साथ ही साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आज तक सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा था, सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन अब अगले सेशन के अंदर एक पूरी की पूरी टीम और एक पूरा का पूरा सिस्टम हमारे इस चैनल के ऊपर, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेगा और आपको बेहतरीन तरीके से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा, राइट। तो लाइक करना है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर और शेयर करना है मैक्सिमम बच्चों के साथ में, ताकि अधिकांश बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और बच्चे एक प्रॉपर तरीके से अपने अगले सेशन की शुरुआत कर पाए, राइट। सो पेपर एनालिसिस, आज हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। सो माय नेम इज सुभाष, आप जानते होंगे, और मैं आपकी फिजिक्स फैकल्टी रहने वाला हूं फॉर द नेक्स्ट सेशन। और इसी तरीके से जो हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टीज हैं, बायो जूलॉजी एंड बॉटनी की फैकल्टीज हैं, वो भी आपसे मुखातिब होगी और हर सब्जेक्ट की जो शुरुआत होगी वो पेपर एनालिसिस के साथ में होगी। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो नीट का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर हम तो पढ़ते हैं, तो जब हम साल भर पढ़ते हैं तो हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जो नॉलेज आपने एक्वायर करी है, उस नॉलेज को आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करोगे, क्वेश्चंस किस किस तरीके के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हो क्या रहा है कि अब धीरे 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 नीट का जो पेपर है उसके अंदर नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हैं। जैसे इस साल का जो पेपर था नीट 2024, उसके अंदर आपको 4 अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो सबसे पुराना और जो सबसे पॉपुलर मेथड है क्वेश्चंस को पूछने का, वो सबसे ज्यादा मात्रा में था, वो था सिंगल चॉइस करेक्ट एमसीक्यू। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, राइट। और आपको उस करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपने उसको चूज कर लिया तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आपने कोई दूसरे ऑप्शन को चूज कर लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये सिंगल चॉइस करेक्ट एमसीक्यूज जो थे वो सबसे ज्यादा मात्रा में थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग कैसे होता जा रहा है पेपर कि इस बार जो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं वो भी काफी अधिक मात्रा के अंदर पूछे गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और आपको चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ये फंडामेंटल नॉलेज को चेक करने में बड़ा काम आते हैं, राइट। फिर इस बार एक जो नई कैटेगरी ऐड हुई है क्वेश्चंस की, वो है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और आपको यह चेक करना होगा कि उनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस की संख्या आप आगे आने वाले सालों के अंदर और ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखोगे, क्योंकि अब पेपर के लेवल को इंक्रीज करने का ये वाला जो तरीका है कि यार नॉलेज तो वही पूछनी है बट अलग तरीके से पूछनी है, नई पैकेजिंग के अंदर पूछनी है, उसको एनटीए अपना रहा है, राइट। और इस बार ये भी नया ऐड हुआ है, मैच द कॉलम क्वेश्चन। तो इसमें आपको 4 आइटम्स इधर गिवन होते हैं और 4 आइटम्स इधर गिवन होते हैं और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को मैच करवाना होता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब आने वाले सालों के अंदर आप और कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि आने वाले टाइम पर आपके असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस है वो भी हो सकता है इसके अंदर ऐड हो जाए, और ये और अच्छे क्वेश्चन होते हैं और फंडामेंटल लेवल पर जाकर आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसकी हम लोग आपको पूरे साल भर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सेशन होगा ना नेक्स्ट ईयर का, उसमें हम लोग ये खास ख्याल रखेंगे कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर हर तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाए भारी मात्रा के अंदर, ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चन से कंफर्टेबल फील करो, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम पर आप देखो कि आपसे जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाता है या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ऐसे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आने वाले टाइम पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर के अंदर बदलाव हो सकता है, राइट। फिर बात करें कि सर सिलेबस का डिवीजन कैसे हुआ, तो हम लोगों को नीट का एग्जाम देना है तो क्लास 11th भी पढ़नी होती है, क्लास 12th भी पढ़नी होती है, और ऑलमोस्ट पेपर बैलेंस्ड होता है, यानी कि जितने क्वेश्चंस क्लास 11th से होते हैं उतने के उतने क्वेश्चंस क्लास 12th से होते हैं। जैसे इस बार का भी आप पेपर देखोगे तो इस बार लगभग जहां तक मुझे अंदाजा है, ठीक है, बाकी अभी अपन क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं तो एक बार वापस से काउंट कर लेंगे, लगभग 21 क्वेश्चंस जो थे वो आपके क्लास 11th वाले पोर्शन में से थे, ठीक है, और लगभग 29 क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, वो आपके क्लास 12th वाले पोर्शन में से थे, ठीक है। बट आपको 50 में से 45 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको एक्चुअल में करने हैं जिसपे बेस्ड आपकी स्कोरिंग होने वाली है, उसको अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो डिवीजन ऑफ सिलेबस था वो बिल्कुल यूनिफॉर्म था। जितने ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन क्लास 11th में से थे उतने के उतने क्लास 12th में से भी थे, राइट। तो इससे क्या पता चला, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी तो क्लास 11th वेस्ट हो गई, ठीक है, तो बेटा क्लास 11th अगर आपकी वेस्ट हो गई ना, और अगर वो वेस्ट ही रहने वाली है पूरे साल भर, तो फिर आपका नीट नहीं निकल सकता, क्योंकि आपका आधा पेपर तो वैसे ही गायब हो गया। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेबस को बहुत अच्छे से क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी पूरे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे इस पेपर से हमें पता चली है। और रही बात डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, कि सर क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्वेश्चन क्या कुछ ऐसे ट्रिकी कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे जिसके लिए मतलब हमें भाई साहब भारी भरकम किताबों को पढ़ने की जरूरत पड़ने लग जाए, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस थे क्या, कि भैया ये तो इसी मेथड से हो सकता है, अगर ये मेथड तुम्हारे टीचर ने करवाया है तो तुम कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बेटा। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस ही थे, है ना, और लगभग ये जो ब्रेकडाउन है ये लगभग हर साल सेम रहता है, ठीक है, कि जैसे मान लो आपको 45 क्वेश्चन करने हैं तो 45 में से लगभग 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी होते हैं, मतलब आपने अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन नहीं करी है बट एक सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए आपने अगर सब्जेक्ट को पढ़ा है तो भी आप आसानी से 30 से 35 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। फिर आते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो लगभग 5 से लेके 7 क्वेश्चंस जो थे वो आपके मॉडरेट माने जा सकते हैं। अभी अपन इनको दोबारा से देखेंगे एक एक क्वेश्चन वाइज, फिर इनको रिकाउंट करेंगे। और कुछ एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको डिफिकल्ट माना जा सकता है, जिनके अंदर या तो मतलब बच्चे गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, कुछ छोटी सी बात छुपी हुई होगी बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ छोटा सा ट्विस्ट छुपा होगा बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे और बच्चे उसके अंदर गलती कर जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग को फेस करेंगे, राइट। तो ये जो ब्रेकडाउन है ना क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल का, ये एनटीए चेंज नहीं कर रहा। एनटीए क्या कर रहा है, नए तरीके से पूछ रहा है चीजों को, बट डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करते हुए। ये चीज आप लोगों को इस पेपर से पता चलती है, राइट। तो अब ये तो हो गई कि सर आपने एक ओवरऑल हमें बात बता दी फिजिक्स के पेपर के बारे में, और इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी के पेपर के बारे में भी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। बट जरूरी ये है कि हमारे इस चैनल के ऊपर इस सेशन के अंदर एक प्रॉपर आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यार किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग नीट 2024 का ही पेपर उठा लेते हैं, है ना, तरोताजा पेपर है, और उसके क्वेश्चंस का एक स्पीडी सॉल्यूशन फटाफट, ठीक है, हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं, ताकि आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो विथ एग्जाम्पल समझ में आ जाए कि हाँ यार सर ने जो एनालिसिस बताया है वो एकदम ट्रू है। और कुछ इसी तरीके से इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अगले साल भी प्रिपरेशन करनी है, अगले साल भी कुछ ऐसा ही पेपर पूछा जाने वाला है, राइट।
तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने क्वेश्चंस हिंदी में भी लिए हैं और इंग्लिश में भी लिए हैं, ठीक है। मैंने देखा था कि नॉर्मली जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अपने पास में दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन है और साल भर अपन यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। जो भी कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर दोनों ही माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो साल भर हमारा जो कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा वो हमेशा बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन से कोड से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, बट मैंने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन उठाए हैं और इनको मैं आप लोगों को 1 बाय 1 स्पीड वे के अंदर सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है, सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो सीधे ये वाला क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। उसमें रखा गया है एक निडल को, दिख भी रही है आपको निडल, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, मैग्नेटिक निडल रखी हुई है, 20 कंप्लीट ऑसिलेशन 5 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो गया कि सर 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 20। 5 सेकंड के अंदर 20 हो रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकंड को 20 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/4 हो जाएगा, राइट। और सर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होता है, कितना होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट के अंदर आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो भी बच्चा इस चैप्टर को पढ़ता है उसको ये फॉर्मूला याद होता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये पूरी की पूरी चीज 1/4 के इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो बचेगा 1/16, इधर की तरफ बच जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना दे रखा है, 9.8 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, डिवाइडेड बाय m हमें निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 0.049। तो m को उधर ले जाओ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.04049, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था यहां तक, बट कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आप कर ही लोगे। देखो पाई स्क्वायर को हमें बचा के रखना है हर ऑप्शन में, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू मत रख देना, ठीक है ना। 9.8 जो है तो हमें पता है 49 का डबल जो होता है वो 98 होता है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 आ गया, तो 24 और फिर यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। ये कैलकुलेशन आप लोग एक बार करके देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए, कंसेप्ट कोई ऐसा छुपा हुआ था नहीं, तो इसको हम लोग रखेंगे एक बार के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो हम इसको फिर भी मॉडरेट कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। आ गया समझ में सबको। हिंदी में भी आप जो बच्चे देख रहे हो सोल्यूशन वो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बाकी मैं बोलता तो हिंदी हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, राइट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है स्टेटमेंट वाला, असर्शन और अदर इज लेबल्ड रीजन। तो हमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अरे भाई एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का भी है, इसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का भी क्या कह रहा है, potential at any axial point at 2 meter distance from the center of the dipole moment vector p of magnitude dipole moment हमें दे रखा है और इतना पोटेंशियल होना चाहिए। तो सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k, तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁻9 p, और p हमें दे रखा है कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 cos थीटा। तो एक्सियल पर cos थीटा या तो cos 0 डिग्री होगा या cos 180 डिग्री होगा, यानी कि +1 या -1, तो प्लस या -1 हो सकता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये -6, ठीक है। अच्छा ये +9 होता है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, राइट। तो 9 में से 6 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय +-10⁻³ बच गया, +3 बच गया, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट होना चाहिए। तो असर्शन जो है वो हमारा करेक्ट है,
ठीक है, अब रीजन को चेक करते हैं। अब रीजन में एक गड़बड़ है, 2 यहां पर आ रहा है 1/4πε0, तो एक तरीके से यहां पर दे रखा है ये 2kp/r²। ठीक है, हमें पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है kp cos θ/r²। ठीक है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू रखोगे फॉर द एक्सियल पॉइंट तो या तो 0 डिग्री रखोगे या 180 डिग्री रखोगे, तो cos थीटा की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। तो ये 2 नहीं आना चाहिए, यहां पे प्लस माइनस kp/r² आना चाहिए। तो सर हमारा रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया, क्योंकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन तब अच्छा होता है जब असर्शन भी करेक्ट हो, रीजन भी करेक्ट हो, और फिर आपको ये पता लगाना होता है कि क्या वाकई जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है फॉर द गिवन असर्शन स्टेटमेंट, राइट। तो खैर ये तो बहुत आसान हो गया हमारा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हिंदी के अंदर भी आप पढ़ सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगेन ऑल्दो नई कैटेगरी का क्वेश्चन है बट इट इज स्टिल इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। मैच द कॉलम। तो आपको पता ही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से लोअर लेवल के अंदर जंप करता है तो वो फोटोन एमिट करता है, और जितना एनर्जी गैप होता है दोनों लेवल्स के बीच का, वेवलेंथ उतनी ही कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो यहां पर देखो गैप सबसे छोटा है, 3 से 2 में जा रहे हैं अपन। ठीक है, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ मतलब ये वाली वेवलेंथ। फिर आपने गैप को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, अब गैप इंक्रीज हो गया तो वेवलेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे जस्ट थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, कौन सी वाली, ये वाली। अब चेक करते जाओ कि ए को सर हमने थर्ड से मिलाया, बी को हमने फोर्थ से मिलाया, ए को थर्ड से और बी को फोर्थ से। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ए को थर्ड से मिला रहे हो, बी को फोर्थ से मिला रहे हो, चेक कर लो। सी जो है 5-2, तो इससे छोटा नंबर आपको मिलेगा कौन सा, सेकंड के अंदर। तो सी को आपने सेकंड से मिलाया और सबसे छोटा नंबर आपको मिलेगा फर्स्ट के अंदर। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट आप ए को थर्ड से मिला रहे हो ना, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी आपको स्टेटमेंट चेक ही नहीं करने। ठीक है ना, तो ये तो इल फ्रेम्ड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन को ढंग से फ्रेम किया जाता तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता, बट ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन भाई। मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग्स मॉड्यूलस रिस्पेक्टिवली आर गिवन। ठीक है, हिंदी में पढ़ लो भाई। 1 मीटर लंबाई का स्टील का तार आपको गिवन है, प्रत्यास्थता सीमा मतलब कितना लोड आप उसके ऊपर लटका सकते हो, ठीक है, कितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और प्रत्यास्थता गुणांक आपको दे रखा है, तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। तो सबको पता है कि सर प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको दे रखा है कितना, 8 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाय जो प्रारंभिक लंबाई है, इनिशियल लेंथ। ठीक है, द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो हमसे डेल्टा एल पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एल को उधर ले जाते हैं। तो डेल्टा एल ले गए उधर, 8 × 10⁸, ये नीचे वाला एल चला जाएगा ऊपर, ये आपको 1 मीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस कितना दे रखा है आपको, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है 2 × 10⁻11, 2 से 8 चला गया 4 बार, तो 4 × 10⁻, इसको ऊपर ले जाओगे तो -3। तो सर ये तो आ जाएगा आपका 4 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक 1 डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, हिंदी में पढ़ो, पूर्णतया अप्रत्यास्थ एक विमीय संघट्य कर रहे हैं। पूर्णतया अप्रत्यास्थ में क्या होता है, दोनों चिपक के साथ साथ मूव करने लगती है, यही पूछा गया आपसे। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 व्हाइल बॉडी बी इज एट रेस्ट। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो v2 हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो पहले का मास m, पहले की वेलोसिटी v1, दूसरे का मास m, दूसरे की वेलोसिटी 0, और दोनों के मासेस का सम कितना हो जाएगा, m + m 2m हो जाएगा। m से 2m का m कट जाएगा तो कितना बचेगा, v1 / 2 बचेगा। इसका मतलब सर v1 / v2 कितना हो जाएगा, सर 2 / 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर एकदम करेक्ट।
सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये भी। तो इसको भी हम लोग इजी कैटेगरी के अंदर रखेंगे क्योंकि ये नॉर्मली सब लोगों को पता होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलो भाई, वर्नियर कैलिपर्स n+1 divisions of vernier scale coincide with n divisions of main scale. 1 MSD represent this. The vernier constant, अब वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो, वर्नियर नियतांक आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्नियर नियतांक जो है, अब देखो नया वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन यूज करते हैं। तो हमें पता है कि सर क्या दे रखा है हमें, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल डिविजन्स ये किसके बराबर हैं, ये है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। और मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है, 0.1 मिलीमीटर इतनी लेंथ का है, ठीक है भाई साहब। तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, तो सर n+1 को उधर ले जाते हैं, तो n डिवाइडेड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मिलीमीटर, सर इतना आ जाएगा, ठीक। अब सर हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है, जिसको यहां पर वर्नियर नियतांक लिखा गया है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पर भी हम लोग यही करेंगे, चलो आ जाओ। तो सर यहां पर जो लीस्ट काउंट है वो कितना निकल के आएगा, मेन स्केल डिवीजन है 0.1 मिलीमीटर, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 1 रह गया, माइनस n डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो n+1 चला गया ऊपर, उससे n चला जाएगा, तो n+1 में से n गया तो 1 बचेगा, तो सीधा सीधा बचेगा 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय n+1। अब हमें फाइंड आउट करना था सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स के अंदर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो ये हो गया 0.1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो -2 तो रख देते हैं ऊपर, और जो बचा -1 उसको नीचे भेज देते हैं, तो 10 टाइम्स n+1 हो जाएगा। 0.1 को भी 1/10 लिख सकते हो, तो कुल मिला के हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स n+1, और 10⁻⁻2 का मतलब होता है सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स n+1। आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपको सेंटीमीटर्स के अंदर करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा बस ये है कि एक अलग वर्ड यूज किया गया, नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता, बट ठीक है, बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि क्या निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डालूंगा एक बार के लिए मॉडरेट कैटेगरी के अंदर, इट इज नॉट एन ईजी वन, राइट। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA. The work done by the gas along the path BC. अब देखो B से C पर जा रहे हो आप, तो यहां पर वॉल्यूम का जो चेंज है वो कितना है, 0। और जब भी वॉल्यूम का चेंज 0 होता है तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आपको टिक करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। सीधा सीधा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। Wheel of bullock cart is rolling on a level road as shown in figure. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following options is correct? ठीक है, P and Q are at highest and lowest points in the wheel respectively. तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो जो पॉइंट जमीन को टच कर रहा होता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है, और उसके कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट मान लो v स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये वाला पॉइंट डबल ट्वाइस ऑफ v स्पीड से ट्रेवल करता हुआ आपको नजर आता है, राइट। तो बोथ द पॉइंट P एंड Q विल मूव विथ इक्वल स्पीड, नहीं भाई ये गलत हो गया। पॉइंट P हैज 0 स्पीड, नहीं ये भी गलत हो गया। पॉइंट P मूव्स स्लोअर देन पॉइंट Q, नहीं ये भी गलत हो गया। पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। पॉइंट P जो है, ठीक है, वो Q के कंपैरिजन में आपको फास्टर, ज्यादा तेज मूव होते हुए नजर आएगा इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको मतलब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे इसमें मेंशन करना चाहिए था, बट स्टिल जब कुछ भी ना मेंशन किया जाए तो हमें हमेशा ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अज्यूम करना होता है, राइट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
बॉब को घुमाया जा रहा है ना, और रस्सी से बांध के विद एन इनिशियल स्पीड ओमेगा आरपीएम, है ना. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा while keeping the same radius the tension in the string becomes. कितना आसान है सर. टेंशन फोर्स किसको बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, विच इज m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r. तो अगर आप ओमेगा को डबल कर दोगे तो क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स. तो सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हो 4 टाइम्स. टी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट. बेहद आसान क्वेश्चन. ये एक अच्छा क्वेश्चन था. लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म एट पॉइंट P विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री एज शोन इन फिगर. इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल. सब कुछ डायग्राम में दिया हुआ है, उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि भैया ये यहां से पैरेलल निकल रही है. ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताओ प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. तो देखो यहां पर पक्का ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए, है ना, तभी तो 90 डिग्री पर निकल रही है कि R कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया. और हमें पता है क्रिटिकल एंगल जो होता है उसके लिए साइन ऑफ IC जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल होता है 1. सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. अच्छा यहां पर आते हैं कि सर ये वाला एंगल कितना होगा. तो देखो इसका और इसका सम इसके इक्वल होता है और ये आपको 90 दे रखा है. तो ये वाला एंगल अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा आपका 90 माइनस IC बनेगा. अगर स्नेल्स लॉ लगाएं अपन यहां पर तो साइन 30 इसकी वैल्यू हमें पता है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ये वाला एंगल विच इज नथिंग बट 90 माइनस IC. ये किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू फाइनल. तो म्यू फाइनल का मतलब ये वाला मटेरियल, मतलब म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इनिशियल दैट इज 1. यहां से यहां आ रही है ना, तो ये हमने स्नेल्स लॉ यहां पर लगा दिया. अब सर साइन 90 माइनस IC तो कॉस IC के बराबर होता है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ IC इज इक्वल टू म्यू हो गया. हमें तो सर म्यू फाइंड आउट करना है. अच्छा साइन IC 1/म्यू के इक्वल है तो कॉस IC किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहां पर अपन लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, कॉस IC हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर IC दैट इज 1 डिवाइडेड बाय म्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू म्यू. तो आप क्या करो दोनों तरफ आप क्या कर लो स्क्वायर कर लो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो. तो 2 को मैं इधर भेज देता हूं, 2 म्यू का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर. ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, इसको उल्टा कर दो तो 1/4 टाइम्स म्यू स्क्वायर हो गया और इसको 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर आप लिख सकते हो. इसको इधर लाओगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर 1/म्यू स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहां से म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 4, मतलब म्यू आ जाएगा आपका रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा क्वेश्चन है भाई, रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. मतलब ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन. हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली क्लास के अंदर करवाते ही करवाते हैं, तो जो बच्चे एक स्टैंडर्ड कोचिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ बेसिक लेवल पर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. राइट, चलो आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं. यहां से मैच दी कॉलम अगेन. डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक और इनकी ससेप्टिबिलिटी से इनको मैच करना है. देखो एक दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, हम वो ऑप्शन चूज करते हैं उसी को चेक करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक से मैच कर रहा है. जैसे यहां पर आप ए को देखोगे ना तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, मतलब अगर मान लो ए वाकई सेकंड से मैच करेगा तो हमें 2 ऑप्शंस को वेरीफाई करना पड़ेगा. तो अभी अपन ए को मैच नहीं करवाते. बी के साथ में भी यही दिक्कत है कि बी 2 बार थर्ड से मैच कर रहे हैं तो यहां पे भी कंफ्यूजन बना रहेगा. सी यूनिक है, यहां पर 1 से, यहां पर 2 से, यहां पर 4 से और यहां पर थर्ड से. तो जैसे हम सी को करेक्टली मैच करवा लेंगे ना क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, बाकी और किसी को मैच करवाने की जरूरत ही नहीं है. तो अपन जाते हैं सी पर. सी में दे रखा है हमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव तो होती है बट जस्ट स्लाइटली पॉजिटिव होती है, मतलब 0 से हल्की सी बड़ी होती है. तो 0 से हल्की सी बड़ी यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला कि सर जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से हल्की सी बड़ी है बट स्टिल बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. तो सी मैच करना चाहिए फोर्थ से. ये रहा सी मैच करना चाहिए फोर्थ से.
बाकी और किसी को भी मैच करवाने की जरूरत नहीं बेटा। ये क्वेश्चन इसीलिए डाले जा रहे हैं नीट के अंदर ताकि आप स्पीड बढ़ाओ अपनी, यहां पर आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे यहां पर बना के पूछा गया, ऑल्दो इट इज वेरी इजी। मैंने बताया ना इजी क्यों है, बाकी और ऑप्शंस तो आपको मैच करवाने की जरूरत नहीं, बाकी करवा सकते हो। जैसे ए जो है डायामैग्नेटिक, वो सेकंड से मैच हो रहा है। हाँ सर वाकई डायामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है ना। बी जो है वो थर्ड से मैच हो रहा है कि सर वाकई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक के लिए 0 होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कितना देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी गई है एसएचएम की, है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड। तो सर एम्पलीट्यूड तो सीधा सीधा नजर आई गया 5, ठीक है। और ये हमें दे रखा है मीटर के अंदर, तो 5 मीटर, मतलब या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अपन डायरेक्ट टाइम पीरियड पर आते हैं। सर जो टाइम का कोफिशिएंट होता है वो होता है ओमेगा, तो ओमेगा यहां पर दे रखा है पाई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की जगह अपन जैसे ही पाई रखेंगे तो पाई से पाई कट गया 2 सेकंड, तो हमें पता पड़ गया कि सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 5 मीटर एम्पलीट्यूड 2 सेकंड टाइम पीरियड। सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी इजी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ये कितनी बार पूछा जा चुका है यार, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि इससे कितना लगाव है, ठीक है ना। सोलर सेल के लिए जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो यहां पर होती है 4th क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कंडीशन बनती है। तो फॉर अ सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। यस, ए जो है वो तो करेक्ट है हमारा। In a reverse biased PN junction diode, the current measured is microampere, correct, is due to majority charge carriers। नहीं भाई, रिवर्स बायस के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, डबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर हमारा एकदम सही, ठीक है। आगे चलो, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सर यहां पर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन बन रहा है, इसको हम कर देंगे गायब, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इन दोनों का ओवरऑल कितना हो जाएगा, आधा, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इन दोनों का भी 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, और सर फिर ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो वापस से ऐड होके फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। वेरी इजी क्वेश्चन। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो आपको गिवन है, तो Vs डिवाइडेड बाय Vp, तो आपको पता है Vs डिवाइडेड बाय Vp जो होता है वो एग्जैक्टली Ns डिवाइडेड बाय Np के इक्वल होता है। Np डिवाइडेड बाय Ns 1/2 है, सिली मिस्टेक मत कर देना, 2 डिवाइडेड 1 उल्टा कर देना, तो सर 2 डिवाइडेड बाय 1 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। छोड़ो यार, इस पे तो क्या ही दिमाग लगाए। थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्क है, तो डिस्क का जो बाहरी किनारा है सिर्फ उसी के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसी आपकी डिस्क है, तो यहां पर पानी इसको ऐसे घेर के रखता है, तो सरफेस टेंशन, ठीक है, कि आप इसको उठाने की कोशिश करते हो तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो भी इसको रोकने की कोशिश करता है। तो द एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, हिंदी में पढ़ो, ठीक है। इसको पानी की सतह से अलग करने के लिए आवश्यक अधिकतम बल कितना होगा भाई, वेट के अलावा और हमें अधिकतम बल कितना लगाना पड़ेगा, राइट। तो सर यहां पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, डिस्क की लेंथ हो जाएगी मतलब सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई r और मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। तो वैल्यूज रख दो यहां पर, 2 पाई की जगह आप रख सकते हो 22 डिवाइडेड बाय 7, और आर रेडियस कितनी दे रखी है आपको 4.5 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻², और सरफेस टेंशन आपको दे रखा है 0.07, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में गिवन है। सर 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक है। और 7 से 7 तो चला ही जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और 44 इंटू 45 करेंगे तो 45 का डबल वैसे 90 होता है, 22 इंटू 9 करेंगे तो हाँ 198 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका 19.8 मिली न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। देखो मिली न्यूटन में देना है आंसर, इसको मैं दिखा देता हूं आपको सॉल्व करके, ठीक है।
तो देखो यहां से डेसिमल हटाओगे, ये डेसिमल आपने हटाया तो नीचे चला जाएगा 100, ठीक है, और 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 ऊपर गया तो माइनस की पावर 4 बन जाएगी, और 90 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 इंटू 10⁻², ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, 4.5 से मल्टीप्लाई किया 2 को, दैट इज 9 को, अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लगेगा, सिर्फ 198 आएगा, 198 इंटू ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10⁻⁻4, तो एक 10 से तो आप डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 19.8, बाकी बच गया 10⁻³ जिसको अपन मिली भी कहते हैं, तो 19.8 मिली न्यूटन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। वायर ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. तो 100 ohm को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया, ठीक है। तो जो शुरू के 5 पार्ट थे उनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो 50 ओम तो उनका रेजिस्टेंस आ गया। फिर अगले जो 5 पार्ट हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ईच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 ओम, ठीक है। और फिर ये जो दो कॉम्बिनेशन आपने बनाए इनको आपने वापस से सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो एक तरफ से तो आपको मिला 50 और एक तरफ से आपको मिला 2, फिर इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 52 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल जो होता है वो बहुत स्टैंडर्ड है भाई, मैं तो इसको बहुत स्पेशल एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इट इज वन ऑफ दोज क्वांटिटीज जो कि डायमेंशन लेस तो होती है बट यूनिट लेस नहीं होती, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, सॉलिड एंगल इज डायमेंशन लेस। तो आपको देखना है इनमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन है, तो सर स्ट्रेन डायमेंशन लेस है बट आर्क जो होता है वो डायमेंशन लेस नहीं होता, इसका मतलब ये तो सही नहीं है, ठीक है ना। एंगुलर स्पीड डायमेंशन लेस नहीं होती, हटाओ इसको। स्ट्रेन एंड एंगल, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट, स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है और एंगल भी आपका डायमेंशन लेस होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। इन द अबव डायग्राम स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2 फ्रॉम, सब कुछ डायग्राम में दिया हुआ है कि ये जो बार मैग्नेट है वो इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड दैट इन सोलेनॉइड 2 रेस्पेक्टिवली आर थ्रू। तो देखो यहां तो आपका साउथ पोल जो है वो नजदीक आ रहा है, तो कोई अगर इधर से देख रहा है तो ये जो एंड है ये भी साउथ पोल बन जाना चाहिए ताकि रिपेल करे इसको। तो साउथ पोल बनने के लिए जरूरी क्या है कि इधर से देखने वाले इंसान को घड़ी की दिशा में करंट फ्लो होते हुए नजर आना चाहिए। तो घड़ी की दिशा का मतलब है ऐसे पीछे से आके ऐसे आगे की तरफ। भाई आप यहां पे खड़े होके देखोगे तो आपको घड़ी कैसे चलते हुए दिखाई देगी, 12 से 1 पर चली जाएगी, 1 से 2 पर, 2 से 6 पर चली गई, ठीक है। तो ये साउथ पोल बन जाएगा। हम जिस फेस को देख रहे हैं अगर उसमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो वो साउथ पोल बन जाता है। तो सर यहां तो वाकई डी से करंट फ्लो होते 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 सी तक आनी चाहिए, ठीक है। और सर इधर देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जाने से रोकना है, तो इसको भी क्या बनना है, साउथ पोल बनना है। तो अगर आप इधर से देखोगे तो साउथ पोल बनाने के लिए घड़ी की दिशा में करंट फ्लो होना चाहिए, मतलब आपकी बार ए से करंट स्टार्ट हो गए ऐसे, ठीक है। इधर से देखने वाले इंसान को घड़ी की दिशा में नजर आना चाहिए, तो ए से बी आपका करंट फ्लो होना चाहिए। तो ए से बी और डी से सी, ए से बी एंड डी से सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर एकदम करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है इसलिए मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में डालूंगा भाई, इजी की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt, internal resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 + 1 5, मतलब जो करंट फ्लो होगी यहां पर आई वो हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 एम्पियर। तो 10 वोल्ट तो है ही, 2 एम्पियर की करंट अगर फ्लो हो रही है तो 2 वोल्ट यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो 10 में से 2 चले गए तो टोटल कितना बचेगा, 8 वोल्ट बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 by लैम्डा स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और लैम्डा यहाँ पर डी ब्रॉय वेवलेंथ है, तो सर एनर्जी की टर्म्स में अगर अपन बात करें तो लैम्डा को लिखा जा सकता है h डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2me।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो लेमडा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय 2m e, h का स्क्वायर हो गया। तो सर एनर्जी जो है उसको एक तरफ ले आते हैं, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर आ जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो सर इन दोनों को अगर अपन देखें तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ये तो कांस्टेंट है तो ये और ये क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो अगर आप इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए जिसकी शुरुआत 0 से होगी। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम डालेंगे इजी की कैटेगरी के अंदर। मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट, ये नया ऐड हुआ है इस बार, ठीक है। C is the velocity of light in free space, the correct statement about photon। तो फोटोन की एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, ये करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। द मोमेंट ऑफ अ फोटोन एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड, ये भी करेक्ट हो गया। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट हो गया। फोटोन पॉजेसेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं, फोटोन के ऊपर किसी तरीके का चार्ज नहीं होता, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ये करेक्ट है, बाकी सारे के सारे आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कि कुछ कुछ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, तो एल्फा क्या करता है, इसको तो 2 घटा देता है, तो 82 है तो यहां पर कितना रह जाएगा 80, और इसको 4 घटा देता है, कितना रह जाएगा 286 रह जाएगा। फिर बीटा से जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो 286 286 286 फाइनली भी क्या रहेगा 286 रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब अपन आते हैं यहां पर कि सर जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, अच्छा यहाँ पे E प्लस है ना, आपको शायद हो सकता है ढंग से ना दिख रहा हो, यहाँ पर E प्लस है ना, हिंदी वाला क्वेश्चन देख लो। तो सर जब भी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है ना तो Z बिकम्स Z माइनस 1, तो ये 80 है तो 80 की जगह क्या रह जाएगा 79 रह जाएगा। देन अगर बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Z बिकम्स Z प्लस 1, तो इसमें +1 करोगे तो ये 80 हो जाएगा, वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है +1 करोगे तो ये 81 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 286 एंड 81, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है भाई, आगे चलो। At any instant of time the displacement of any particle is given by this under the influence of force। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम की फॉर्मेट में दे रखा है, तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो 2 यहां पर आपकी स्पीड हो जाएगी, और जो पावर होती है वो होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो फोर्स आपको दे रखा है 5, वेलोसिटी आपने बड़ी मेहनत से निकाल ली 2, 10 वॉट ये पावर का सिंपल सा आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। Moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod। तो किसी भी रॉड की अगर आप बात करते हो तो इसके इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो लेंथ ऑफ मास दे रखा है, लेंथ आपसे पूछी गई है, तो ये चीज आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2400 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको CGS यूनिट यूज करनी है, तो डायरेक्ट सर L स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 400 ग्राम्स। ठीक है, तो 00 से 00 गए, ये गया 6 बार, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, तो सर 6 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लेते हैं अपन इसको, है ना भाई, 6 और यहाँ पे भी 6 और 2 छुपे हुए तो 6। तो यहां से सर L की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो L की वैल्यू निकल के आएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय √2, है ना, यानी कि हम 6 को मल्टीप्लाई कर दे 1.414 से, तो 24 पावर चली गई 2, 1 8, फिर वापस से 24 पावर चली जाएगी 2, और यहां पर आ जाएगा 8.48, लगभग 8.5 आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। इन मोनोक्रोमेटिक सोर्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो स्टिल व्हाइट होती है, बट उसकी जो एज होती है, उसके किनारे जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो देयर विल बी अ सेंट्रल
dark fringe surrounded by a few colored fringe. There will be a central bright white fringe surrounded by a few colored fringes. Option number 1 हो जाएगा करेक्ट. सिंपल सा क्वेश्चन. In the spherical shell is charged by some source. The potential difference between the points C and P. तो आपको पता है कि सर जितना पोटेंशियल यहां पर होता है उतना का उतना पोटेंशियल यहां पर होता है. जितना पोटेंशियल शेल की बाउंड्री पर होता है उतना का उतना अंदर वाले हर पॉइंट पर होता है. तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0. सिंपल उलझाने की कोशिश करी गई है लेकिन बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो ये तो हर बच्चे ने टिक किया होगा एकदम करेक्ट. वैसे इस बच्चे ने कैलकुलेट किया है, ये बेवकूफ है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. देखो ये जो गेट है ना ये नॉट गेट बन जाता है. तो ए डाला तो यहां पर क्या मिला आपको? ए बार. बी डाला तो यहां पर क्या मिला आपको? बी बार मिला. फिर यहां से ए बार गया, यहां से बी बार मिला. ये नॉर गेट है तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार. और जब इस बार को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए बार के ऊपर अलग से बार लगा सकते हो, बी बार के ऊपर अलग से बार लगा सकते हो. पर शर्त एक ही है कि जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डॉट में कन्वर्ट हो जाता है. बार से बार चला गया तो ए डॉट बी बच जाएगा. मतलब फाइनली ये एंड गेट की तरह आपको बिहेव करता हुआ नजर आएगा. ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट. ठीक, चलो आगे चलते हैं. फिर से लॉजिक गेट का क्वेश्चन. तो लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट. सीधा सीधा देखो ना, बी 0 है 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया 1. मतलब आप जो भी बी आपको मिल रहा है ना उसको इन्वर्ट कर दे रहे हो. तो सीधा सीधा पता पड़ गया कि y किसके इक्वल होना चाहिए? b बाहर के इक्वल होना चाहिए. सिंपल देखना था आपको इस टेबल को. खत्म. ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट. तो लॉजिक गेट फेवरेट टॉपिक है नीट का भाई. हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही टॉपिक पे से. टाइटली वाउंड 100 टन्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ दिस. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल इज. तो सर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल होती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r. खत्म, खेल यही खत्म हो गया. तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. नंबर ऑफ टन्स आपको दे रखे हैं कितने? 100. वेरी गुड. करंट आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? 7 एम्पियर दे रखा है डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस. रेडियस आपको दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2. चलो तो देखो पाई जो है ना उसकी जगह अपन 22/7 रख सकते हैं. तो 22 इंटू 4 करोगे तो 88 बच जाएगा. ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा, 88 को 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली 44 बच जाएगा. है ना, फास्ट कैलकुलेशन करा करो. तो यहां पर आ जाएगा आपका 44. ठीक है, अब पावर्स बची तो -2 और 1 में लड़ाई होगी तो -1 बचेगा. ऊपर चला जाएगा तो +1 मतलब 1000. -7 से 1000 की लड़ाई होगी तो 3 चलेंगे तो -4 बच जाएगा 10⁻⁻4. एक बचा लो, बाकी 3 रखे रखो, एक को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ यानी कि 4.4 मिली टेस्ला. 4.4 मिली टेस्ला. ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए यहाँ पर करेक्ट. सिंपल सा क्वेश्चन. कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, बाकी सिंपल. मास ऑफ द प्लेनेट 1/10 है और डायमीटर या रेडियस कह लो हाफ है अर्थ के कंपैरिजन में. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी प्लेनेट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि सर कैपिटल G टाइम्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर आप G डैश निकालोगी तो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/10 हो जाएगा. और रेडियस आपने हाफ करी है तो उसका स्क्वायर करोगे 1/4. तो ये हो जाएगा 4 चला गया ऊपर, मास का 1/10 आ गया नीचे टाइम्स G. ठीक है, जो भी अर्थ के ऊपर है. भाई मास से तो हो गया 1/10 और रेडियस से हो जाएगा 1/4 नीचे आएगा, 4 चला जाएगा ऊपर तो ये 2/5 हो गया. तो 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 5. 2 इंटू 9.8 होता है 19.6 डिवाइडेड बाय 5. ये चला गया 3 बार, बचेंगे 4, फिर चला जाएगा 9 बार, फिर चला जाएगा 2 बार. तो 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी. पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स. देखो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, भले ही स्पीड आपकी यूनिफॉर्म हो बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, मतलब वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है उसकी. साथ ही साथ में उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है.
अब उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, बट वो सेंटर पर बने रहने के लिए हर बार अलग अलग डायरेक्शन में है। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, तो जब पार्टिकल यहां है तो एक्सेलरेशन इधर है, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, जब यहां पर है तो इधर है, जब यहां पर है तो अपवर्ड है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, बट डायरेक्शन उसकी बार बार बदल रही है। तो वेलोसिटी भी बार बार बदल रही है और एक्सेलरेशन भी बार बार बदल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चा कोचिंग वगैरह करता है, मतलब ये क्वेश्चन तो रटा दिया जाता है, ठीक है ना, इतना पॉपुलर है, ठीक है, इसलिए मैं इसको आसान क्वेश्चन ही मानूंगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स 10 न्यूटन का लगा है, दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। फिर मैं खर्चा और बचत वाला मेथड बताता हूं कि आपने पैसे कितने डाले 10 न्यूटन, इसके ऊपर खर्चा कितना हुआ, तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, तो 4 न्यूटन का खर्चा हो गया, ठीक है। तो 10 में से 4 बच गए, 4 चले गए, तो कितना बचा यहां पर, तो यहां पर 6 न्यूटन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपस में फोर्स लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ये मेथड में स्पेशली सिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक बच्चों को, तो बड़ी आसानी से भले ही कितने भी ब्लॉक हो, बच्चे ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे चलो भाई, अनपोलराइज्ड लाइट बीम को स्ट्राइक कराया जा रहा है ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। तो देखो ब्रूस्टर एंगल पर क्या होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, और रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, सब लोगों को पता है, तो बस वही आपको सेलेक्ट करना है। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं भाई गलत हो गया ये। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पर करेक्ट, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगेन डबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर उतना का उतना बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, अब देखो ये वर्ड खतरनाक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब स्टेबल होना नहीं होता। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई चेंज हो ही ना, बट तुम्हें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव होते हैं तो उनमें से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स डिके होते हैं, तो वो किसी और न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियस अगर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आपका एटम भी चेंज हो गया, राइट। तो हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई लाइन है बेटा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे पेपर का। लेकिन हर एटम स्टेबल नहीं होता ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो यहां पर इनकरेक्ट माना जाएगा। अब मैं देखना चाहूंगा कि एनटीए जो है क्या वाकई एनसीईआरटी को इतना फॉलो करता है क्या, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सबसे अच्छा क्वेश्चन था पेपर का। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात हो रही है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, दोनों प्लेट्स को पास लाया जा रहा है, हिंदी में पढ़ लो एक बार के लिए। एक बैटरी से जुड़े समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट्स को एक दूसरे की और लाया जा रहा है, एक दूसरे की और गति करवाई जा रही है। अच्छा यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, बैटरी से जुड़ा हुआ है वो, यानी कि क्या होगा, उसके दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है दोनों प्लेट्स का, वो समान रहेगा, वो नहीं बदलेगा कभी भी, राइट। तो द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। अच्छा दोनों प्लेट्स को पास में लाते हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, तो अगर डी डिक्रीज होगा तो पक्का सी यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज कांस्टेंट है तो चार्ज होता है आपका सी मल्टीप्लाइड बाय वी, तो अगर सर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो चार्ज भी आपका क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, वाकई चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, अब एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो देखो वोल्टेज की टर्म्स में लिखना, तो एनर्जी होती है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो एनर्जी को भी क्या हो जाना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था, जबकि यहां पर डिक्रीजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बिल्कुल भाई कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम,
भाई चार्ज का और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वही तो कैपेसिटेंस होता है, और उसके बारे में अभी अभी तो आपने कहा कि वो इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। देखो एनर्जी का एक और अच्छा यही ही कर लो कि प्रोडक्ट का मतलब हो गया Q मल्टीप्लाइड बाई V, तो V तो कांस्टेंट है, और अभी अभी आपने बताया था कि चार्ज बढ़ रहा है, तो अगर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और ई करेक्ट है, तो ए सी और ई ऑप्शन नंबर 4 हो गया यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टीवी कर्व्स, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का कर्व है, 3 प्रेशर्स के बीच में P1 P2 और P3 पर आपको ये तीनों कर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है, with those of Charles law represented as dotted line, then the correct relation is। तो देखो नियरली ये जो तीनों ग्राफ है उनको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, मतलब आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग V जो है वो हो जाता है एन आर डिवाइडेड बाय P टाइम्स T, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और जो स्लोप है, जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, प्रेशर के। स्लोप जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। इनफैक्ट मुझे उल्टा लिखना चाहिए ना, देखो टेम्परेचर को y एक्सिस पर लिखा है और वॉल्यूम को x एक्सिस पर लिखा है, तो मुझे देखो अभी कितनी बड़ी गलती हो जाती, उल्टा लिखो इसको, यहां पर हो जाएगा T इज इक्वल टू P अपॉन एन आर मल्टीप्लाइड बाय V, तो इन दोनों के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नियरली स्ट्रेट लाइन है, और साथ ही साथ में ये वाली जो टर्म है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्लोप जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर के। देखो ध्यान देना, जो क्वांटिटी y एक्सिस पर होती है उसको यहां पर रखना होता है, फिर एक कांस्टेंट होता है जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो x एक्सिस पर होती है क्वांटिटी उसको यहां पर रखना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना, तो स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर की, तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा। तो देखो ये सबसे बड़ा एंगल बना रही है, फिर इसका एंगल थोड़ा सा छोटा है, इसका एंगल सबसे छोटा है, तो P1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, P2 थोड़ा सा कम और P3 सबसे कम, तो P1 सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम P2 और सबसे कम हो जाएगा P3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो गौर से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से, एक मिनट यार ये डायग्राम क्लियर नहीं है, पॉजिटिव यहां पर डायोड ऐसे ऐसे बना हुआ है, मैं बना देता हूं ना ऐसे, ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो सर ये तो रिवर्स बायस में हो गया, इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी, अब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो इसका बैलेंस होने का सवाल ही खत्म हो गया। इसको देखो यहां पर सर नेगेटिव टर्मिनल जो है यहां पर डायोड ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, तो नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है, ये भी रिवर्स बायस के अंदर हो गया, ब्रांच ही गायब हो गई, इसका मतलब इसके भी बैलेंस होने का सवाल ही नहीं उठता। यहां पर देखो, यहां पर ये वाला जो डायोड है पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, तो है तो फॉरवर्ड बायस में, लेकिन फॉरवर्ड बायस में होने से क्या हुआ कि इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी, और इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 5 ओम से कम होगा। जब भी आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना तो ओवरऑल रेजिस्टेंस दोनों से कम होता है, तो हमें डायोड का रेजिस्टेंस नहीं पता, पर हमें इसका रेजिस्टेंस तो पता है ना 5, तो सर 5 से तो कम आएगा इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, तो सर इन दोनों का रेशियो कितना है, ये है 2 डिवाइडेड बाय 3, और इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय लेस देन 5। अब लेस देन 5 आप कुछ भी रख लो, जैसे मान लो आपने लेस देन 5 4 रख लिया, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते भाई। ये तो कह रहा है कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, इसमें क्या हो गया उल्टा हो गया, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और नीचे वाला रेजिस्टेंस पक्का 5 ओम से छोटा होगा, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो तो कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, करेक्ट डायग्राम नहीं हो सकता। ये आपका करेक्ट पॉसिबिलिटी है, ऊपर 10 है नीचे 15 है, ऊपर 10 है नीचे हो सकता है कि डायोड का जो रेजिस्टेंस हो फॉरवर्ड बायस के अंदर वो 10 ओम हो जाए और 10 + 5 मिलके 15 हो जाए और ये
बैलेंस व्हीट स्टोन बन जाए। एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, थोड़ा सा इनोवेटिव क्वेश्चन बनाया गया है, बट थोड़ा सा यार यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनको एक काम और कर देना चाहिए था, इसमें इनको मेंशन कर देना चाहिए था कि हाँ भाई जो डायोड के फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है उसको आपको नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं करना, तो थोड़ा सा भला हो जाता बच्चों का, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होते, राइट। चलो आगे चलते हैं। शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल ऑफ फोर्स। तो देखो अगर आपकी शीट जो है वो खुद मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक है इसका मतलब वो मैग्नेट से या तो अट्रैक्ट होगी या फिर रिपेल होगी। अगर वो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट होगी, और अगर वो डायामैग्नेटिक है तो हल्के फोर्स से रिपेल होगी। तो ऑब्वियसली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं मैग्नेट की वजह से, और अगर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो हमें उसको होल्ड मतलब वहीं उसी परिस्थिति में बनाए रखने के लिए बाहर से भी कोई फोर्स आवश्यक नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। फोर्स इज नीडेड टू मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप मैग्नेट से किसी कंडक्टिंग मटेरियल को दूर ले जाते हो तो इंडक्शन होता है, लेंस लॉ लगता है, वो अपने कारण का विरोध करता है। तो अगर आप दूर जा रही है शीट तो उसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो मूव द शीट अवे, फोर्स इज नीडेड टू लिटरली मूव द शीट अवे। हमें शीट को अगर दूर ले जाना है मैग्नेट से तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर जा पाएगी। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने का सवाल नहीं है, तो वो वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है उसके अंदर पोलराइजेशन भी नहीं हो सकता, मैग्नेटाइजेशन भी उसके अंदर नहीं हो सकता, तो उसके मैग्नेट बनने का या मैग्नेटिक बनने का भी सवाल नहीं है। तो अब आपको कोई भी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो ए एंड सी ओनली, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। कुचालक है, अध्रुवित है तो चादर को ध्रुव से, हाँ ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लिया आप लोगों ने भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात हो रही है। चार्ज्ड बाय connecting it to a battery through a resistor if I is the current in the circuit, then in the gap between the plates, so displacement current flow होती है ना, और displacement current बाहर जो current flow हो रहा है conventional current उसके बराबर होती है। तो displacement current of magnitude equal to I flows in direction opposite to that of I, नहीं same direction के अंदर flow होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, ये भी गलत हो गया, दोनों बराबर होते हैं। देयर इज नो करंट, ये भी गलत। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ आई, बाहर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में प्लेट्स के बीच में भी आपको करंट फ्लो होते हुए नजर आएगी विद द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 एंड आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो जब कुछ भी मेंशन ना हो ना तो आपको नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन लेना है, और उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर होती है FO डिवाइडेड बाय FE। FO आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर और FE आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। काट दो इसको तो ये चला गया 2 बार 4 8 बार, तो 28 आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन। तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, इसकी स्लोप के बराबर होगा। तो देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। फिर वापस से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन फिर से 0 हो गया। फिर अब की बार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है आपको। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा आपको गिवन है। लेंथ 1 मीटर आपको गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है।
कितने से कितने टेम्परेचर तक गर्म किया जा रहा है ये आपको गिवन है, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट। ठीक है, तो देखो जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है कैसे निकालते हैं, तो सर सबसे पहले तो जो चेंज इन लेंथ होता है वो हम कैसे निकालेंगे। जब भी आप किसी बॉडी को गर्म करते हो तो सर वो होता है इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो सर यहां से जो स्ट्रेन होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल वो हो जाएगा आपका अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा, ये हो गया आपका स्ट्रेन। और आपको पता है कि यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का मतलब होता है एफ डिवाइडेड बाय एरिया ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाता है यहां पर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो सर स्ट्रेन की जगह तो हम क्या रख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाय ए, और स्ट्रेन की जगह हम रख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद भी होना चाहिए था, यंग्स मॉड्यूलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। तो यंग्स मॉड्यूलस कितना दे रखा है हमें 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अल्फा कितना दे रखा है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और चेंज इन टेम्परेचर है आपका 100। ठीक, तो -5 -3 मतलब माइनस का 8 हो गया। ठीक है, 11 में से -8 चले गए तो बच गए 3, 3 और 2 5, तो ये बच गया 0.5 इंटू 10⁻5, 0.5 इंटू 10⁻5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 इंटू 10⁻4 लिखा जा सकता है, या 50 इंटू 10⁻3 लिखा जा सकता है। तो 50 इंटू 10⁻3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सिंपल। 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन फिगर। द पीक करंट, है ना, तो पीक करंट हमें निकालनी है। तो सर पीक करंट जो होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, तो वोल्टेज की पीक वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, और इसको हमें एक्स सी से डिवाइड कर देना है, विच इज 1/ω c। बहुत आसान हो गया सर ये तो वोल्टेज की पीक वैल्यू, तो देखो ये जो वैल्यू गिवन होती है ना, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, ध्यान रखना। तो आरएमएस वैल्यू को पीक वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइडेड बाय 1/ω c। तो ये हो जाएगा 1/ω का मतलब होता है 2 पाई। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस आपको कितनी दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड यानी कि 10⁻⁶ दे रखी है। तो यहां से पीक वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ये सब ऊपर चला जाएगा, तो 210 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू 50 करेंगे तो 100 पाई हो गया। ठीक है, और 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई। 10 इंटू 10⁻⁶ करेंगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना। अब इसकी कैलकुलेशन में लगाते हैं जुगाड़ भाई। तो देखो -5 और 2 और 3, तो ये आई कुल मिला के बच जाएगा आपका 21 इंटू √2, 21 इंटू √2 इंटू पाई, और ये 3 इन 5 में से चले गए तो 10 की पावर बच जाएगी -2। ठीक है, यहां तक भी आ गए। फिर पाई, पाई की जगह अगर अपन रखें 22 डिवाइडेड बाय 7, तो थोड़ा काम चलेगा, 7 से चला जाएगा ये 3 बार, और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 को √2 से, मतलब 66 का लगभग 1.5 गुना लेना है अपनों को, तो 66 का आधा होता है 33, तो लगभग 66 में 33 ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो 90 से ऊपर चला जाएगा, और उसको 10⁻⁻2 से डिवाइड करना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं यार अपन। 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया, तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, राइट। तो 66 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, ऊपर चले गए 6, 24 बचेंगे 2, 24 और 2 26, इसमें हमने 6 ऐड किया तो ये हो गया 270, 0 पावर चली जाएगी 27, और 66 और 27 कितना बचा भाई 13, पावर चली गई 1, 7 और 2 9, तो ये कुछ बचा 93.06,
और फिर इसको हम 10⁻⁻² से करेंगे फर्दर तो 0.93 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, 2 हीटर्स ए एंड बी, पावर रेटिंग आपको दे रखी है। 2 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज के अंदर जो इफेक्टिव पावर होती है वो सीरीज के अंदर तो होती है 1/P1 + 1/P2, इस फॉर्मूले से निकलती है। तो ये आ जाएगा 1/1 किलोवाट, 1/2 किलोवाट, यानी कि कुल मिला के आ जाएगा 3/2 किलोवाट। यानी कि सीरीज के अंदर तो पावर आ जाएगी कितनी, 2/3 किलोवाट। और पैरेलल की बात करी जाए तो पैरेलल के अंदर पावर्स ऐड हो जाती है, तो पैरेलल के अंदर पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 1 + 2 करोगे तो 3 किलोवाट ये पैरेलल के अंदर पावर हो जाएगी। दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो सीरीज और पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है। आगे चलते हैं। फोर्स डिफाइंड बाय एफ एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, ये दे फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट। तो ध्यान रखो, जो अल्फा है उसकी डायमेंशन हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, और बीटा की हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अल्फा की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, और बीटा की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो, तो अल्फा और बीटा का जो डिवीजन हुआ इसकी डायमेंशन हो गई, फोर्स से फोर्स तो चला गया, टाइम चला गया ऊपर, तो 1/t, तो अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाय बीटा, ये जो होगा 1 का मतलब हो गया नंबर, नंबर हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये आपका अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाय बीटा, ये आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। The property which is not of an electromagnetic wave traveling in free space, they travel with a speed, yes, ये speed of light के इक्वल होता है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, they originate from charges moving with uniform speed, नहीं, ये गलत हो गया। जब चार्ज ऑसिलेट करते हैं, यानी कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड होते हैं, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओरिजिनेट होती है। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, करेक्ट है स्टेटमेंट। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपको टिक, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन 2 आपको टिक करके आना है। ठीक है ना। An iron bar of length L has magnetic moment M. It is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other. तो एक का डायपोल मोमेंट इधर हो गया m/2, और एक का डायपोल मोमेंट इधर हो गया m/2, क्योंकि आपने लेंथ आधी कर दी। डायपोल मोमेंट जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब की बार दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों का वेक्टर सम करोगे तो दोनों क्योंकि सेम है, तो ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर दैट इज m/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, दैट इज √3/2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 चला गया, तो √3 इंटू एम डिवाइडेड बाय 2। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट, क्या चक्कर है, इट इज बेंट एट द मिडल। ठीक है, मिडल से हमने किया तो इसकी लेंथ आधी आधी हो गई, सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। तो इसको बेंड किया। एक चीज है यार, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो बनानी पड़ेंगी मैग्नेट्स। देखो ऐसी कुछ सिचुएशन आपने बनाई, देखो पहले आपकी मैग्नेट जो है ना पूरी की पूरी ऐसी रही होगी कि सर ये नॉर्थ पोल रहा होगा और ये साउथ पोल रहा होगा। अब जब भी आप तोड़ देते हो ना, जैसे मान लो आपने यहां से तोड़ दिया इसको, तो यहां पर एक नया साउथ पोल बन जाता है और यहां पर एक नया नॉर्थ पोल बन जाता है, और फिर आप इसको क्या कर रहे हो, बेंड कर रहे हो।
तो यहां पर रहा नॉर्थ पोल, यहां पर बन गया नया साउथ पोल, यहां पर बने नया नॉर्थ, और यहां पर पहले से क्या था, साउथ। तो गौर से देखो आप कि सर इसका जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, वो तो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। दोनों एरोज को अपन लगाते हैं कि सर एक का डायपोल मोमेंट इधर है और एक का डायपोल मोमेंट इधर है, ये भी m/2 है और ये भी m/2 है। ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, ये वाला एंगल जो था वो 60 डिग्री था, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए जो कि कितना है, 120 डिग्री। इतना प्यारा क्वेश्चन बना दिया। तो अब आपका ओवरऑल जो होगा वो कितना हो जाएगा, जब भी दो सेम वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी सेम होता है। तो इसका फाइनल आंसर भी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 m/2 आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना था ना, लापरवाही करोगे दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है अपना। इफ द मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड to thrice its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x divided by 2 times its original time period, then the value of x is। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी। तो मास तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, फर्क किसका पड़ेगा, लेंथ का। आपने लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो जो नया टाइम पीरियड है टी डैश, जैसे आप लेंथ को हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। मतलब यहां से हमें पता पड़ गया कि x/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/√2 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय √2, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू सर यहां पर √2 आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए यहां पर करेक्ट। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude 2r from the surface of the earth। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। टोटल एनर्जी जो होती है आइदर उसको आप नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, नेगेटिव होती है g टाइम्स प्लेनेट का मास ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो हाइट दे रखी है 2r, ये सरफेस से है, सेंटर से लोगे तो कितनी हाइट हो जाएगी, 3r हो जाएगी। तो यहां पर आपको सेंटर से हाइट लेनी है, दैट इज 3r। इसको फर्दर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये एनर्जी आ जाएगी -g इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स r आ जाएगी। अगर अपन सरफेस की बात करें जहां से हमने इसको थ्रो किया है तो सरफेस पर एनर्जी कितनी होगी, तो सर सरफेस पर एनर्जी रही होगी एक तो वो जो हमने दी है, सो दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, ये तो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में दी, और पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। तो -g इंटू कैपिटल M स्मॉल m, सरफेस पर दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, राइट। तो अगर आप इसको और इसको आपस में इक्वल रखोगे तो इन दोनों को, ये वाली जो चीज है इसको और ये वाली जो चीज है इसको अगर आप आपस में इक्वल रखोगे तो फाइनली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आप निकाल सकते हो। तो कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, इन दोनों को आपस में इक्वल रखोगे, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r पॉजिटिव होके मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 1 माइनस, यहां पर बचेगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 6 में से 1 चला गया 5, तो 5g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स r, ये आ जाएगा आपका आंसर। 5g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स r, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। सो दिस इज इट। देखो हमेशा सेशन की शुरुआत आप उस एग्जाम को जानने से करो जिस एग्जाम से आप साल भर फाइट करने वाले हो। तो ऑल्दो आज जो ही मैंने पेपर आपको सॉल्व करवाया है उसमें से आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों करवा रहे हो, लेकिन ये सेशन हमेशा के लिए आपके पास में रहेगा।
तो जब भी आप कोई चैप्टर करते चले जाओगे, कुछ भी करते चले जाओगे, तब आप एक बार आके इस सेशन को रिविजिट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ यार, मैंने हर तरीके का, हर पैटर्न का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया है और अब मैं आसानी से क्वेश्चंस जो नीट के अंदर स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर पा रहा हूं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा जिस दुश्मन से लड़ने जाओ, पहले उस दुश्मन को जान लो अच्छे से। इसीलिए हमारे इस सेशन की शुरुआत हमने करी है इस नीट 2024 के एनालिसिस के साथ में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।